हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सीरीज चल रही थी उसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उसके बाद में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और उसके बाद में हमने बात की थी कि अगर कई सारे चार्जेस हैं एक सिस्टम में तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश में हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देखिए, आज के टॉपिक में खास बात क्या है कि इस बार सिंगल चार्ज सिस्टम नहीं है। हम अब से पहले जो सिस्टम ले रहे थे उसमें हम या तो पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे या नेगेटिव चार्ज ले रहे थे, लेकिन इस बार हम कौन से लेंगे। देखो, यहाँ पे पूरा सिस्टम है हमारे पास में। तो इन जनरल डाइपोल आप किसे कहते हैं? डाइपोल में क्या होता है कि दो अलग अलग पोल होते हैं, यानी दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी यहाँ पे भी चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये दोनों सेपरेटेड हैं डिस्टेंस ए और ए, यानी कि 2a जो ओवरऑल डिस्टेंस बनेगा उससे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ओवरऑल 2a हो जाएगा। और ये जो हमारे पास में o है, o इज द मिड पॉइंट, यानी a हिस्सा इस तरफ बचता है और इतनी ही दूरी उधर बचती है। हम मानते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस इस डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r है। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट P है और डिस्टेंस हमने बात की स्मॉल r है, और ये एंगल बना रहा है थीटा इस डाइपोल के साथ में, डाइपोल की डायरेक्शन के साथ में। ओके, ये पॉइंट P। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि पॉइंट P से डाइपोल का जो नेगेटिव चार्ज एंड है, यानी कि A एंड है, उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि -q होगा, और जो -q चार्ज है उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि r1 है। ठीक है, और जो B पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग क्या है, r2 है। ठीक है, ये हमने माना है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, KQ/R लिखा था हमने, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A, या फिर हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q। ओके, सो VA विल बी इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, दिस विल बी 1/4 πε0, और चार्ज यहाँ पे हमारे पास में है -q और डिस्टेंस हमारे पास में है r1। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट। सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल होगा पॉइंट B की वजह से, वो हमारे पास में कितना होने वाला है, 1/4 πε0। अगेन हम मानते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एक ही जैसे मीडियम में है। ठीक है, और मीडियम की जगह पे हमने क्या माना है, यहाँ पे वैक्यूम माना है या फ्री स्पेस माना है। यहाँ पे चार्ज कितना है, +q चार्ज है, और डिस्टेंस क्या है, r2 है यहाँ पे। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। ये दो हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ओके, अब ये दोनों क्या है कि अलग अलग पॉइंट A की वजह से और पॉइंट B की वजह से हैं। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा, जो टोटल पोटेंशियल हमारा होगा यहाँ पे, लेट अस से द टोटल पोटेंशियल विल बी V, तो वो क्या होगा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। तो जो जो कॉमन चीजें हैं उनको बाहर लिख लेते हैं। कॉमन हमारे पास में क्या है, यहाँ से 1/4 πε0 कॉमन है, और उसके बाद में Q भी हमारे पास में कॉमन है, और क्या बचने वाला है, 1/r2 -1/r1। ये चीजें हमारे पास में बचने वाली हैं। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए, हम मैथमेटिक्स में यहाँ बहुत ज्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप यहां से मैं Q लिख लेता हूं, एक बार इनको खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो ये चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, काफी आसान सी इसकी जो डेरिवेशन रहने वाली है, काफी इजी रहने वाली है। अब यहां से देखिए, ये r1 r2, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं देन दिस विल बी द r1 r2। ये इक्वेशन हमारे पास में आने वाली। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। अब देखिए, ये जो ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे, ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू V जो है, हम इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इसको सिंप्लीफाई हम किसकी टर्म में करेंगे, देखिए आंसर है वो r1 और r2 की टर्म में आ रहा है, लेकिन हमारे पास में जो गिवन डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, इसके ओरिजिन से, यानी कि r जो डिस्टेंस है, यानी हमें पूरा का पूरा आंसर किसकी टर्म में लिखना है, इस r की टर्म में लिखना है, r1 और r2 की टर्म में नहीं लिखना है। यहाँ तक
जो हमारा यूँ मानिए आपके 40% की समथिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हमें वैल्यू निकालनी है R1 और R2 की। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आया होगा, यहाँ तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़े से फिगर में हम चेंजेस करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, समझिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या करेंगे कि ये जो मिड वाली लाइन है, ये जो मिडल लाइन है, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ताकि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकें, जिससे रिलेशन बन सके। अब देखिए, जब इस पॉइंट बी से इस मिडल लाइन पे ओपी के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगा कि यहां से लेके, यानी ये जो यहां पे पॉइंट आएगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, जैसे ए बी हो गया तो दिस इज पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से लेके पी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, यहां से R2 के बराबर होगा। सीपी की जो डिस्टेंस होगी वो R2 के बराबर होगी। सिमिलरली हमें अगर पॉइंट ए से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो यहां से तो हम कर नहीं सकते। हम कहां कर सकते हैं, हम यहां नीचे की साइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे यहां तक। लेट अस से दिस इज पॉइंट डी, और पॉइंट डी इस तरह से है कि डी से लेके पी का जो डिस्टेंस है वो R1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से हम रिलेशन बनाएंगे। देखिए, यहां से जो AP है, फ्रॉम द फिगर, जो हमारे पास में AP है वो बराबर है किसके, A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, DP के बराबर है। यहां से DP के बराबर में है। और DP किसके बराबर है, DP जो है वो हमारी बराबर है D से लेके O और फिर O से लेके P। अब देखिए, ये चीजें हम क्यों लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें अब वैल्यू लिखनी है R1 और इस R में और इन सब चीजों में। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है फिर से। अब देखिए, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, ये बेस है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल के लिए ये वाली लाइन किसका काम करती है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बेस का काम करती है। किसका काम करती है, बेस का काम करती है। और बेस के लिए हमेशा जो एंगुलर एक्सटेंशन होती है, जैसे यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी, थीटा होगी, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये बराबर होंगे। अब यहां से क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल बराबर हैं, तो थीटा के साथ में जो अलाइंड यहाँ पे ये जो आर्म है, इस आर्म की एक्सटेंशन कोस थीटा में होगी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, O से लेके D की जो वैल्यू होगी, यहां से जो OD की वैल्यू होगी, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि A cos ऑफ थीटा। दिस इज अ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। सिमिलरली यहां से ये जो आर्म होगी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, यहां से ये भी कितनी आएगी, लेट अस से दिस इज द OC, और OC की वैल्यू भी कितनी आएगी, यहां से A cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। AP की वैल्यू हमारे पास में R1 थी, एंड R1 विल बी इक्वल्स टू DO, यानी कि OD कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से दिस इज द A cos ऑफ थीटा, प्लस OP कितना है, यहां से स्मॉल r है। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में कि O से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में, स्मॉल r है। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब दूसरा देखिए, यहां से सिमिलरली हम बात करेंगे यहां से, ये जो डिस्टेंस है BP, देखो BP कितना होगा, BP हमारे पास में होगा, देखो OP, इस O से लेके P में से अगर हम माइनस कर देते हैं किसको, OC को, यानी OP कितना है हमारे पास में, स्मॉल r है, और OC हमारे पास में कितना है, यहां से -A cos ऑफ थीटा, एंड दिस इज द R2। अब हमारे पास में R1 R2 की जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। ये जो R1 R2 की हमारे पास में वैल्यू आई है, अब इन्हीं वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 3 में रखने वाले हैं। तो अभी देखिए, हमारे पास में इक्वेशन 3 में हमें वैल्यू पुट करनी है R1 और R2 की। तो हम ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए, द पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू, दिस इज द Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वैल्यू किसकी, R1 और R2 की हमें पुट करनी है। यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास में है R प्लस A cos ऑफ थीटा, और वहां पे वैल्यू है हमारे पास में यहाँ -R, ये माइनस माइनस प्लस A cos ऑफ थीटा। R1 और R2 दोनों की वैल्यू हमने पुट कर ली। नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से R स्क्वायर A स्क्वायर, सॉरी, अब जैसे यहां से देखिए R1 की वैल्यू होगी
आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा और R2 की वैल्यू होगी आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म हम नीचे लिख सकते हैं पूरी की पूरी। ऊपर वाले टर्म में यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचने वाला है यहाँ पे, दिस इज द क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां अंदर जो टर्म बचने वाली है वो क्या बचने वाली है, वो बचने वाली है यहां से 2a कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये हमारे पास में जनरल वैल्यू आ गई बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। अब अगर इस 2a को मल्टीप्लाई कर देते हैं q से, तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस को, ये जो डाइपोल की लेंथ होती है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज की मैग्नीट्यूड से, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, ये वैल्यू बराबर आ जाती है डाइपोल मोमेंट के। किसके बराबर आ जाती है, डाइपोल मोमेंट के। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज, यहाँ पे p cos ऑफ थीटा वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट, हम लिखेंगे इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। हमें ये दो वैल्यू सोल्व करनी थी, वेयर p इज इक्वल टू q इंटू 2a, यानी कि डाइपोल मोमेंट। इससे थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। यहां से r के लिए और a के लिए हम अभी कंडीशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, तो चलिए यहां तक तो हमारे पास में वैल्यूज हैं। अब यहां से r और a के लिए कंडीशन हम ऐसे बनाएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस है, यानी कि जो r की वैल्यू रहेगी, जो ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, वो हमेशा ज्यादा रहेगी इस a के रिस्पेक्ट में। और आपको बताऊं, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में जब डाइपोल बनने शुरू होते हैं तो इतनी कम डिस्टेंस पे बनते हैं कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस r के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस r जो होती है वो हमेशा हमेशा ज्यादा होती है किससे, जो हमारी डाइपोल की लेंथ है उससे। ठीक है, ये जो डाइपोल की लेंथ a होने वाली है, इससे r जो है वो बड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये वैल्यू आती है कहीं जाके नैनोमीटर में, और ये वैल्यू हमेशा होती है मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। तो नैनोमीटर के रिस्पेक्ट में सेंटीमीटर या मीटर जो है वो काफी बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये कई बार तो नैनोमीटर से भी कम चली जाती है, जो a की वैल्यू वो पिकोमीटर में और भी नीचे चली जाती है, और भी छोटी चली जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास में r की जो वैल्यू रहती है, ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस की वैल्यू रहती है, या तो मीटर्स में रहेगी या सेंटीमीटर में रहेगी। और अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो इन केस हम क्या कर सकते हैं, a को हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट, हमें a की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। अब इसी में ही साथ में एक चीज और कंसिडर कर लेते हैं कि ऑल्सो थीटा की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, अगर थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, तो उस केस में कोस थीटा भी किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। चलिए ये हम थोड़ा रुक के कंसिडर कर लेते हैं। पहले इसके लिए केस बनाते हैं। देखिए पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, अब यहां से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, p cos ऑफ थीटा एज इट इज, दिस इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए a स्क्वायर की टर्म, अगर a छोटा है तो a स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होने वाला है, यानी कि 0.0002 और समथिंग जो भी वैल्यू होगी, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.02 अगर है तो वो 0.0004 हो जाता है, यानी और भी छोटा हो जाता है पहले से। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए a स्क्वायर तो नेग्लेक्ट होना ही होना है। क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा हमारे पास में। तो एक वैल्यू हमारे पास में पोटेंशियल की ये भी आ जाएगी। अब हमें वैल्यू किसके लिए रखनी है, कोसाइन थीटा के लिए वैल्यू रखनी है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो सॉल्यूशन आ गया। अब कोसाइन थीटा की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, कोसाइन थीटा के लिए हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग केस होंगे। कैसे केस होंगे, एक केस में तो हम कंसीडर कर सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज 0 डिग्री के ऊपर जो कोस की वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है यहाँ से। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 90 डिग्री होती है, इन दैट केस जो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम ना होकर के क्या होगा, यहाँ से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। और वो क्या होगी, यहाँ से आपको ही पता क्या होने वाली है, 0 होने वाली है इस केस में। ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है लेकिन इस केस में नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो या तो यहाँ से 0 डिग्री पे जाएगा या फिर किस पे जाएगा, मैक्सिमम कितने पे जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। इधर आएगा तो दोबारा से हम कैसे कंसिडर कर लेंगे उसको, 90 प्लस कंसिडर नहीं करते, 0 से 90 का हाफ ही यहाँ कंसिडर करेंगे और 0 से 90 का हाफ यहाँ कंसिडर करेंगे। तो ये इसके लिए दो केसेस बनते हैं अलग से।
आई होप आपको यहाँ तक एक्सप्रेशन समझ आया होगा। जब पोटेंशियल की बात की जाए तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर सपोज टू कम अप विद, हमें ये एक्सप्रेशन निकालना होता है। ये दोनों इसी एक्सप्रेशन की केसेस हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जैसे कि हमेशा से हमारी कोशिश रहती है चीज़ों को आसान से आसान तरीके में समझाने की। थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से इस बार ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।